भारत के हृदय मध्य प्रदेश में चल रहा है लाखों बच्चों के साथ शिक्षा पर एक अनूठा प्रयोग। इसमें प्रदेश के सभी शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर सहयोगी भावना और गतिविधियों के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूलों का वातावरण रोचक और आनंददायी बन रहा है। इस प्रयोग की एक पृष्ठभूमि है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए उच्च अंकों की प्रतिस्पर्धा के चलते परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक लाना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो गया है। इससे बच्चों पर समाज और स्कूलों का दबाव बढ़ने लगा। बच्चों में कुंठा, अवसाद, निराशा की प्रवृत्ति घर करने लगी है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के खुदकुशी करने के समाचार आने लगे। इनमें से कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो फेल तो नहीं हुए, पर उनका रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। ऐसे विद्यार्थियों के परिजनों की वेदना विधानसभा तक भी पहुंची। समस्या के समाधान के लिए मध्य प्रदेश शासन ने तत्काल कदम उठाया। विधानसभा सदस्यों की एक समिति का वर्ष 2016 में गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन के आदेशानुसार बाल सभा आधारित सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवैल्यूएशन CCLE की परिकल्पना ने जन्म लिया। समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक CCLE गतिविधियों के लिए 20% अंक दिए जाने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि CBSE पाठ्यक्रम के स्कूलों तथा मध्य प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में CCLE पद्धति पहले से ही लागू थी। मध्य प्रदेश का ये मॉडल CBSE या देश के अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आधारित न होकर गतिविधि आधारित है। ये मॉडल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 से मार्गदर्शित होकर अपनाया गया। इसमें परीक्षाओं में सुधार को पाठ्यचर्या नवीकरण का सबसे जरूरी व्यवस्थागत कदम माना गया है। इसका मकसद खासकर 10वीं और 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों और उनके माता पिता पर अधिक अंक लाने के मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करना है। इसमें परीक्षाओं को कक्षा की गतिविधियों से भी जोड़ने के लिए पारदर्शिता और आंतरिक आकलन पर जोर देना है। बोर्ड की कॉपियों के बाह्य मूल्यांकन अर्थात अन्य जिलों में गोपनीय मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों ने साल भर बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जो कार्य किए, उसके मूल्यांकन का लाभ भी बच्चे को मिलना सुनिश्चित किया गया। प्रचलित परीक्षा प्रणाली की कमी को दूर करने के लिए ऐसी युक्तियां खोजी जा रही हैं जो विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर की उपलब्धियों का विकल्प लेने को प्रेरित कर सकें। आजादी के बाद गठित शिक्षा आयोगों द्वारा भी इसी प्रकार की शिक्षा की अनुशंसा की गई है। 1952-53 में गठित आयोग के अनुसार विद्यार्थियों में क्रियात्मक ऊर्जा का संचरण किया जाए, जिससे वे सांस्कृतिक विरासत और संपन्न रुचियों के विकास में समर्थ हो सकें। ये भी सुझाव दिया गया कि कला, संगीत, नृत्य आदि विषयों को पाठ्यचर्या में सम्मानजनक स्थान दिया जाए। कोठारी आयोग 1964-66 का प्रतिवेदन है कि उम्र की उस अवस्था में जो खोज और आविष्कार को महत्व देती है, रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए शिक्षा का दिया जाना शिक्षा को और अधिक सार्थक बना देता है। शिक्षा में कला की उपेक्षा होना शिक्षण प्रक्रिया को निर्धन बनाती है। वर्ष 2000 में यूनेस्को के महानिदेशक ने एक ऐसी संतुलित शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था जिसमें स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर विज्ञान, तकनीक और खेल संबंधी विषयों के साथ साथ ह्यूमैनिटीज और आर्ट एजुकेशन भी कदम से कदम मिलाकर चलें। इस शिक्षा के दौरान बच्चे और किशोर सीखने के साथ ऐसी प्रक्रिया में भाग लें जो उनके लिए फायदेमंद हो और जो उनमें बौद्धिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखे। शिक्षा में नवाचार के प्रणेता गिजू भाई की कल्पना थी कि
स्कूल बच्चों की क्रीड़ा स्थली और आनंदशाला है। उनका कहना था कि बच्चों की स्वतंत्रता, उनकी मुक्ति, उनका आनंद और उस आनंद से उनका अपना ऐसा शिक्षा शास्त्र विकसित हो जिसमें सीखना और खेलना अलग अलग न हो। सीसी में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करिए जो कि किताबों में जो दिए हुए पाठ हैं उसी से जुड़ी हैं, कोई बाहर से इसमें चीज़ें नहीं लाई जा रही हैं। लेकिन उनको जब हम सिस्टमैटिकली बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों में एक तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, दूसरा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और तीसरा एक भयमुक्त वातावरण में बच्चे आराम से अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। शिक्षा के व्यावहारिक पक्षों को आत्मसात करने में मदद के लिए ही मध्य प्रदेश में सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन पद्धति को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ व्यावहारिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना है। इनमें सृजनशीलता, मिलकर काम करने, नेतृत्व करने, मौलिक रूप से विचार करने तथा बच्चों में जीवटता का विकास करने की क्षमता विकसित करना है। मध्य प्रदेश शासन के अगस्त 2016 के आदेशानुसार विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी गतिविधियां शाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहभागिता से सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन की श्रृंखला वर्ष भर चलती है। बाल सभा आधारित गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय में सदनों का गठन किया जाता है। प्रत्येक कक्षा को बराबर संख्या में 4 सदनों में बांटा जाता है। इन 4 सदनों के नाम महापुरुषों, नदियों, फलों आदि के नाम पर रखे जाते हैं। परंतु प्रचलित बाल सभा पैटर्न से इस मॉडल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। प्रचलित मॉडल में बाल सभा के दिन सारे विद्यार्थी एक ही हॉल या ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से जो विद्यार्थी कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं उन्हें अवसर मिलता है। बाल सभा का एक प्रभारी शिक्षक होता है। शेष शिक्षकों का उसमें सहयोग न के बराबर होता है। परंतु मध्य प्रदेश में अपनाए गए मॉडल में बाल सभा मनोरंजन के लिए नहीं है। ये विशिष्ट रूप से प्रत्येक सप्ताह अधिगम हेतु चलाई गई गतिविधियों से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रकटन और उसका मूल्यांकन है। अतः बाल सभा का संचालन प्रत्येक कक्षा में ही सभी कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसमें प्राचार्य सहित सभी शिक्षकों की व स्टाफ की सहभागिता रहती है। दूसरी ओर इसमें सभी विद्यार्थियों का भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें परीक्षा में 20% अंक सप्ताहवार मूल्यांकन के आधार पर ही मिलते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अधिगम या सीखने की प्रक्रिया वर्ष भर चलती है। प्रत्येक कक्षा में 4 सदन के 4 नायक और 4 सहनायक होते हैं। सदन सदस्यों को प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत एवं सदनवार अंकों के आधार पर प्रति माह प्रथम 3 विजेता सदनों की घोषणा की जाती है। प्रतिवर्ष विजेता सदन को रनिंग ट्रॉफी दी जाती है। व्यक्तिगत स्पर्धा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 10% विद्यार्थियों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रयासों को पहचान मिलती है। सदन निर्माण का उद्देश्य प्रमुख रूप से यही है कि समूह के रूप में की गई क्रियाएं विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण विकसित करने के साथ ही अपने साथियों के साथ समरस होने का सामर्थ्य भी पैदा करती है। बाल सभा में प्रत्येक माह के लिए विषय निर्धारित किए गए हैं, जैसे जुलाई माह के लिए सबल भारत और इसके उपशीर्षक हैं स्वास्थ्य, खेल, योग, आहार, स्वस्थ दिनचर्या और वृक्षारोपण। अगस्त माह की थीम है गौरवमयी भारत। इस थीम के अनुसार अपने देश की गौरवमयी विरासत, उसका इतिहास, संस्कृति के प्रति गौरव भाव जागृत करने वाले विषय रहते हैं, जैसे भारतीय इतिहास, शिक्षा संस्कार, संस्कार मूल्य, नैतिक शिक्षा, भारतीय ग्रंथ, पर्व और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम।
प्रखर भारत थीम है सितंबर माह की। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान के अनुप्रयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपशीर्षक दिए जाते हैं। अक्टूबर माह की थीम है प्रतिभाशाली भारत। इस माह में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति, विश्व की महान विभूतियां एवं उपलब्धियां, सांस्कृतिक धरोहर, प्रेरणा दीप और महात्मा गांधी आदि उपशीर्षक रखे जाते हैं। नवंबर माह में समर्थ भारत की थीम रखी गई है। इस माह के उपशीर्षक गणित विषय के अनुप्रयोगों पर आधारित हैं। संकल्पित भारत को दिसंबर माह की थीम के रूप में रखा गया है। इसके उपशीर्षक संविधान के प्रावधान, संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता हैं। संस्कारित भारत थीम जनवरी माह के लिए निर्धारित है। इसके तहत मूल्य शिक्षा, समस्या समाधान, निर्णय लेना और प्रेरक व्यक्तित्व उपशीर्षक रखे जाते हैं। इन्हीं विषयों पर बाल सभा की वर्ष भर की गतिविधियां आधारित होती हैं। ये विषय विद्यार्थियों को माह के प्रथम गुरुवार को कक्षा में बता दिए जाते हैं ताकि वे विभिन्न माध्यमों से बाल सभा में होने वाली प्रतियोगिताओं की समुचित तैयारी कर सकें। साप्ताहिक गतिविधियां प्रत्येक माह की थीम के अनुसार प्रथम शनिवार को निबंध लेखन, दूसरे शनिवार को आशु भाषण, तीसरे शनिवार को प्रश्न मंच और चौथे शनिवार को परफॉर्मिंग आर्ट या प्रदर्शन कलाओं पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। निबंध व आशु भाषण व्यक्तिगत एवं सदनवार स्पर्धा होती हैं, वहीं प्रश्न मंच व प्रदर्शन कलाएं सदनवार प्रतिस्पर्धाएं हैं। NCERT द्वारा न्यूनतम अधिगम के लिए सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की योग्यता पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति में अहम मानी गई है। इसीलिए इन गतिविधियों को बाल सभा में शामिल किया गया है। माह के पहले गुरुवार को सदन के प्रत्येक सदस्य को उस माह की थीम के अनुसार विषय दे दिया जाता है, जिस पर उसे प्रथम शनिवार को निबंध लिखना है और द्वितीय शनिवार को उसी विषय पर आशु भाषण के तहत बोलना है। इस तरह विद्यार्थी को निबंध लिखने के लिए 2 दिन और निबंध के ही विषय पर बोलने की तैयारी के लिए 1 सप्ताह से भी ज्यादा का समय मिल जाता है। विद्यार्थियों को जिस विषय पर निबंध लिखना होता है उसके लिए वे विषय सामग्री अपनी पाठ्य पुस्तकों, सामान्य पुस्तकों, समाचार पत्रों, इंटरनेट आदि से इकट्ठा करते हैं। इससे उनका विभिन्न विषयों पर उपलब्ध सामग्री को ढूंढने, पढ़ने, मनन करने और बात को सारगर्भित रूप से लिखने का अभ्यास होता है। पाठ्य सामग्री उपलब्ध न होने पर वे अपने शिक्षक, अन्य परिवारजन अथवा साथियों से सामग्री जुटाते हैं। इससे उनमें दूसरों से सहयोग प्राप्त करने की अभिवृत्ति का भी विकास होता है। निबंध लेखन से विद्यार्थी में पढ़ने और लिखने दोनों की योग्यता विकसित होती है। माह के दूसरे शनिवार को विद्यार्थी को दिए गए निबंध के विषय पर आशु भाषण देना होता है। 2-3 पृष्ठ की विषय वस्तु को 2-3 मिनट में बोलने की बाध्यता से विद्यार्थियों में अपनी बात संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में कहने की योग्यता विकसित होती है। आशु भाषण से विद्यार्थी में सार्वजनिक मंचों पर अपनी विचार अभिव्यक्ति की योग्यता आती है, जिससे उनमें आत्मविश्वास, साहस और निर्भीकता का भी उदय होता है। उन्हें दूसरे के विचारों को भी सुनने, समझने का अवसर मिलता है और वे दूसरों के विचारों के प्रति उदार बनते हैं। तीसरे सप्ताह उस माह की थीम के अनुसार प्रश्न मंच का आयोजन किया जाता है। यदि प्रतिस्पर्धा सदनवार होती है, प्रश्न मंच की गतिविधि से विद्यार्थियों में जहां एक ओर मिलजुल कर सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, वहीं उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पनपती है। माह की थीम के अनुसार सदन में विद्यार्थी अधिकाधिक प्रश्नों का जवाब देकर अपने सदन को जिताने के लिए विषय को आपस में बांट लेते हैं। उदाहरण के लिए जिस माह की थीम गौरवमयी भारत है, उसमें यदि किसी एक सदन में 20 विद्यार्थी हैं, तो 5-5 विद्यार्थी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विषयों को अंशों में बांटकर तैयारी करते हैं। इससे परस्पर सहयोगी भाव से सीखने और समूह के रूप में एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस पैदा होता है।
प्रश्न मंच की गतिविधियां विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से कहीं आगे बढ़कर ज्ञान के समस्त क्षेत्रों का अनुसंधान करने को प्रेरित करती हैं। इससे विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम की बेड़ियां टूटती हैं। माह का अंतिम शनिवार प्रदर्शन कलाओं के लिए निर्धारित है। इसमें उस माह की थीम के अनुसार विद्यार्थी नाट्य कला, चित्रकला, लोकगीत, लोक नृत्य और अन्य विधाओं के द्वारा अपनी कल्पनाशीलता का विस्तार करते हुए रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियां करते हैं। ये भी देखने में आता है कि आजकल कॉरपोरेट्स में, डिफेंस में, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इत्यादि में अधिकारियों के चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा ही आधार नहीं होती, बल्कि ग्रुप डिस्कशन, थीमेटिक एप्रिसिएशन और इंटरव्यू आदि अनेक स्टेज से गुजरना पड़ता है। एक प्रबंधक या अधिकारी के रूप में जब हमें किसी बड़े समूह का नेतृत्व करना है, तो उसमें जिस प्रकार के गुण होने चाहिए वो केवल किताबें रटने से नहीं आएंगे। उसके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स और रिलेशनशिप होना जरूरी है। बाल सभा के माध्यम से हम विभिन्न गतिविधियों में कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, तो ये बार बार हारना या जीतना हमें मजबूत बनाता है, हर बार उठकर खड़ा होना सिखाता है, हमें जीवटता पैदा करता है और यही जीवटता फिर जीवन के संघर्ष में भी काम आती है। इसलिए बाल सभा एक प्रकार से हमारे लिए लाइफ स्किल एजुकेशन भी है। निबंध लिखने, आशु भाषण या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में बहुत से विषय ऐसे निकल कर आते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती या दूसरों को नहीं होती। तब ऐसी स्थिति में हम उपलब्ध जानकारी को शेयर करते हैं। ये भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व में सामाजिकता बढ़ाने का एक बड़ा कार्य करता है। बाल सभा की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की उपयुक्त व्यवस्था की गई है और मूल्यांकन साप्ताहिक होने से विद्यार्थी अगले सप्ताह बेहतर तैयारी के साथ बाल सभा में आते हैं। निबंध लेखन एवं आशु भाषण के लिए 20-20 अंक दिए जाते हैं। वहीं प्रश्न मंच व प्रदर्शन कलाओं के लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। इन प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से जहां विद्यार्थियों को खेल खेल में कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, वहीं गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, अभिनय आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उनके अंदर छिपी हुई कला उजागर होती है तथा उन्हें अभिव्यक्ति के नए नए माध्यम मिलते हैं। प्रत्येक सप्ताह की गतिविधियों के लिए 70 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की वार्षिक उपस्थिति के लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं। सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन की गतिविधियां विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए ज्ञानवर्धक हैं। बाल सभा आधारित गतिविधियों को कराने के लिए कक्षा शिक्षक ही जिम्मेदार हैं। वो स्वयं किसी विषय विशेष का ही शिक्षक होता है। इसलिए वर्ष भर की विभिन्न थीम जैसे गौरवमयी भारत में इतिहास तथा संस्कृति, प्रखर भारत में विज्ञान आदि पर निबंध, आशु भाषण और प्रश्नोत्तरी के विषय तैयार करने के लिए कक्षा शिक्षक संबंधित विषय के अन्य शिक्षकों का सहयोग लेता है। इससे अलग अलग विषयों के शिक्षकों के बीच भी सहयोगात्मक रवैया बढ़ता है। साथ ही वे स्वयं भी विषय वस्तु तथा प्रश्नों के निर्धारण के विभिन्न स्रोतों से सामग्री एकत्रित करते हैं, जिससे शिक्षकों की भी अध्ययन प्रवृत्ति बढ़ती है। शाला के किन्हीं 4 वरिष्ठ शिक्षकों को चारों सदनों का पृथक पृथक प्रभारी बनाया जाता है। वे भी प्रयास करते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में उनके सदन के विद्यार्थी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, जिससे उनके प्रभार वाला सदन विजयी हो। इसके कारण वे पृथक पृथक कक्षाओं के अपने सदन के विद्यार्थियों का सतत उत्साह बढ़ाते हैं व उन्हें आवश्यक सहयोग भी देते हैं। इससे वे भी अपने अपने सदन को जिताने के लिए एक स्वस्थ प्रतियोगिता में भागीदार बनते हैं। वे अपनी कक्षा की सीमा से ऊपर उठकर सदन के विद्यार्थियों को विषयों की तैयारी करने में सहयोग करते हैं। सक्रिय गतिविधि के जरिए ही विद्यार्थी अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। बाल सभा के माध्यम से ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जा रहा है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो रही है। बच्चों के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। बच्चों को हमको रटंतु तोता नहीं बनाना कि वो सिर्फ पुस्तकों को पढ़ते जाएं, रट लें और जाकर परीक्षा लिख दें। तो इस और बड़े मार्गदर्शी सिद्धांत में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया
और ये चाहा गया कि बच्चों का निरंतर विकास होता है, उसी का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो ये निरंतर सतत एक प्रक्रिया हो जिससे मूल्यांकन किया जाए, न सिर्फ परीक्षा ली जाए। पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो रहा है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और संविधान में निहित प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवहन कर रहे हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध निबंध सभ्यता और प्रगति में लिखा है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। खतरा इस बात से है कि नासमझ वयस्क संसार कहीं से विकृत ना कर दे। इसीलिए इन प्रयासों में अभिभावक, समाज, शिक्षक और शिक्षक प्रशासक शिक्षा के चारों पाए सम्मिलित हैं, ताकि शिक्षा का परिवेश बदले, शिक्षार्थी रटंत शिक्षा से मुक्त होकर आनंददायी माहौल में अपने व्यक्तित्व को परिपूर्ण कर सकें। यह सर्वविदित है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु विश्व स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा पीसा अर्थात प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में दक्षिण कोरिया पिछले 2 दशक से टॉप कंट्री में रहा है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा एक दल दक्षिण कोरिया प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। अनेक अनुभवों के साथ एक अनुभव ये भी आया कि दक्षिण कोरिया के प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य है। दल ने यह भी पाया कि उनकी शिक्षा प्रणाली के आधार पर अधिक विकसित देशों में अब स्टेम एजुकेशन अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के स्थान पर अब स्टीम एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स को बढ़ावा दिया गया है। इस हेतु कोरिया फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड क्रिएटिविटी नाम की संस्था काम कर रही है, जहां विज्ञान के साथ साथ नवाचार के लिए गीत, संगीत, चित्रांकन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, डांस आदि विधाओं को सम्मिलित किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश इस अवधारणा को मूर्त रूप देने की दिशा में CCLE के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए प्रदेश भर के शिक्षकों की संगोष्ठियां, सेमिनार, उन्मुखीकरण कार्यक्रम नियमित अंतराल से आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित और प्रेरित किया जा रहा है। ताकि वे CCLE गतिविधियों को अपनी शालाओं में प्रभावी रूप से संचालित करवा सकें और विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास में अहम भूमिका निभा सकें।